तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। ऑल स्टूडेंट्स जो कि बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं और उनका 12th का एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी में, वो सभी कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। अकाउंटेंसी का एमसीक्यू सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। इसमें हम लोग बिना टाइम गवाए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, लीगल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन विच साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप सब जानते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनरशिप के अकाउंटिंग रिपोर्ट में बनता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बनता है। और रियलाइजेशन अकाउंट इस कारण से बनता है जब कोई भी फर्म, कोई भी पार्टनरशिप फर्म जब बंद होती है उस टाइम पे जो कुछ भी एसेट्स बिकते हैं, उन सभी एसेट्स का और लाइबिलिटीज़ का जो रियलाइज्ड अमाउंट होता है, रियलाइज्ड अमाउंट मतलब बिके मार्केट प्राइस पे, तो वो सभी पैसे कितने मिले, कितने नहीं मिले, कितने चुकाने थे क्रेडिटर्स को, कितने चुकाए गए, उसका कौन सा ट्रीटमेंट होगा, किसके ऊपर वो कौन उसकी भागीदारी लेगा, ये सभी चीज़ें रियलाइजेशन अकाउंट में ये सभी चीज़ें आएंगी। तो लीगल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन विच साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट के लीगल एक्सपेंसेस डेबिट साइड में आते हैं। डेबिट साइड में इसलिए आएंगे क्योंकि ये एक ऑब्लिगेशन है, यानी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी एज एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस जो होगा वो डेबिट होगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बुक वैल्यू ऑफ एसेट इज रिकॉर्डेड इन विच साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स इज रिकॉर्डेड इन विच साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। तो डेबिट साइड में, डेबिट साइड में इस कारण से कि बुक वैल्यू जो है वो आपकी मतलब डेप्रिसिएटेड वैल्यू है, और डेप्रिसिएटेड वैल्यू में आपका जो मतलब एसेट जा रहा है, तो एसेट जब इधर से जाएगा तो उसको डेबिट किया जाएगा। एसेट गोज आउट देन डेबिट, ठीक, इधर से जा रहा है। चूँकि एसेट्स बिजनेस से जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, तो उनके बेचने पे बुक वैल्यू और मार्केट प्राइस पे क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ, इस कारण से उसको डेबिट साइड में लिखा जाता है कि एसेट्स जा रहे हैं। अब आते हैं आपके 26 नंबर क्वेश्चन पे, अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल्स ऑफ एसेट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज रिकॉर्डेड इन, अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल्स ऑफ एसेट्स on dissolution of firm is recorded in realization account। अमाउंट जो फर्म के विघटन पर संपत्तियों का विक्रय पर वसूल की गई राशि लिखी जाती है, कहाँ लिखी जाती है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में लिखी जाती है। अब आ गए आपके 27 नंबर क्वेश्चन पे, व्हेन अ पार्टनर when a partner takes responsibility to make payment of any outside liability of the firm, the account credited will be पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी अगर कोई पार्टनर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, जब कोई साझेदार किसी बाह्य दायित्व के भुगतान का दायित्व ले लेता है, तो खाता क्रेडिट किया जाता है, कौन सा, तो कैपिटल अकाउंट। यानी अगर मैं किसी फर्म का पार्टनर हूँ और मैंने बोला कि मैं वो वाला लोन चुकता कर दूंगा, तो यानी मैं बिज़नेस के बिहाफ में ये वाला लोन चुकता कर रहा हूँ, तो मेरा और पैसा बिज़नेस में लगा ना, तो उस टाइम पे मेरा जो कैपिटल अकाउंट होगा, वो आप फ्लेक्सिबल मेथड से बनाएं या फिर फिक्स मेथड से, जो मेरा कैपिटल अकाउंट होगा, कैपिटल में मेरा ये पैसा ऐड हो जाएगा, यानी मैंने
और ज़्यादा बिज़नेस को पैसे दिए, बिज़नेस के बिहाफ में मैं कोई पेमेंट किया तो वो मैंने बिज़नेस को ही एक तरह से पैसे दिए, तो मेरा कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका रियलाइजेशन अकाउंट या डेबिट साइड। हाँ, अब आते हैं आपका 28 नंबर क्वेश्चन पे। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ व्हेन पेड आर सोन इन। अगर कोई गैर अभिलिखित दायित्वों का भुगतान किया जाता है तो दिखाया जाता है किस साइड में? तो डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, या फिर डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट, या फिर क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, या फिर क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट। तो इस ऑप्शन में आपका जो डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट है, ये इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट का काम ही होता है कि सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करना जो कि रियलाइज़ हो रहे हैं, जिन लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ किया जा रहा है और एसेट्स से पैसे निकाले जा रहे हैं। यानी एसेट्स को बेच बेच कर पैसे इकट्ठा किए जा रहे हैं और उन्हीं पैसों को लाइबिलिटीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। सारे ऑब्लिगेशंस, सारे कर्जे चुकते किए जा रहे हैं। तो इसीलिए इसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे कि ये वाला खर्चा मेरा चुकता हो गया। तो इसका आंसर होगा ए। अब आते हैं आपके 29 नंबर क्वेश्चन पे। इफ़ एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन नथिंग इज सेड अबाउट लाइबिलिटीज़ देन। अब यदि समापन के समय दायित्वों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई हो तो ये एक अजम्पशन है। तो अजम्पशन क्या होता है? तो अजम्पशन वही होगा जो जिसके बारे में कुछ भी कहा नहीं गया, ना पार्टनरशिप डीड में है और ना ही किसी एग्रीमेंट में है, तो उसको हम लोग एजम्पशन मान के चलते हैं। और वो एज़ पर कंपनीज एक्ट, एज पर पार्टनरशिप एक्ट, ये माना जाएगा कि सारे के सारे ऑब्लिगेशन, सारे की सारी लाइबिलिटीज़ पेड हैं। अब आते हैं आपके 30 नंबर क्वेश्चन पे। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्लोज थ्रू। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर क्लोज्ड थ्रू बैंक अकाउंट। कारण? इसका आंसर होगा बैंक अकाउंट। अब कारण बताओ। तो कारण क्या होगा? कारण यही है कि कोई भी कैपिटल अकाउंट पार्टनर का क्लोज कब किया जाएगा? जब सारे पार्टनर्स को उनके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। जो उन्होंने कैपिटल लगाए थे वो सारे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। जो कुछ भी उनका शेयर बन रहा है एज ए कैपिटल, वो सभी उनको वापस किए जाएंगे उनके कैपिटल अकाउंट में सारे अमाउंट क्रेडिट करके। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज किया जाता है बैंक अकाउंट से, बैंक अकाउंट की एंट्री करके। इसका जर्नल एंट्री बनेगा पार्टनर्स टू बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आते हैं आपके 31 नंबर क्वेश्चन पे, 31 नंबर क्वेश्चन पे। द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट टर्म है, इसके अंदर क्या क्या आएगा? तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, बोथ ए एंड बी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आप सभी जानते हैं कि ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट आता है। इसमें ट्रेडिंग ऑप्शन में है नहीं, लेकिन पीएनएल है यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट। तो ये बोथ ए एंड बी सही होगा।
अब आते हैं आपके 32 नंबर क्वेश्चन पे। द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट एज पर कंपनीज एक्ट 2030 इज 2013 इज। अब ये जो बैलेंस शीट थी, ये जो बैलेंस शीट थी पहले एज पर कंपनीज एक्ट 1956, तो वो बैलेंस शीट थी, उसमें बनाई जाती थी ये हो गया लाइबिलिटी साइड और ये हो गया एसेट साइड। ठीक, यहाँ हो गया अमाउंट, यहाँ हो गया अमाउंट। ठीक, अब यहाँ पे सारी की सारी लाइबिलिटीज़ लिखी जाती थी, कैपिटल, लोन, ये सभी चीज़ें आएंगी यहाँ पे। और एसेट्स में ये सभी चीज़ें आएंगी, लॉन्ग टर्म एसेट, शॉर्ट टर्म एसेट, करंट एसेट, ये सभी चीज़ें आती थी। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल, यानी एच के जैसा। कैसा? एच के जैसा, हॉरिजॉन्टल। अब जो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार बैलेंस शीट बनती है वर्टिकली, यानी इसमें केवल ये बैलेंस शीट लिखा रहेगा। ठीक, और यहाँ पे आप शुरू ही करेंगे पहले लाइबिलिटीज से, और फिर लाइबिलिटी पहले करेंगे, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, फिर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। ठीक, ये सभी करेंगे, फिर यहाँ पे इसको टोटल करेंगे। फिर यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे एसेट्स, यहाँ पे लॉन्ग टर्म एसेट, शॉर्ट टर्म एसेट, ये ऐसे चलेगा। और फिर यहाँ पे आप इसको टोटल करेंगे और ये दोनों मैच करेंगे। तो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 वर्टिकल बैलेंस शीट बनाई जाती है। जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो वर्टिकल है। तो इसका आंसर होगा वर्टिकल। अब आते हैं आपके फिक्स्ड एसेट्स आर सोन। फिक्स एसेट्स अस्थाई संपत्तियों को दिखाया जाता है। तो किस अमाउंट पे दिखाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है एट पार वैल्यू, एट कॉस्ट प्राइस लेस डेप्रिसिएशन, एट कॉस्ट प्राइस। एट पार वैल्यू मतलब क्या? जो मार्केट वैल्यू अभी चल रही है वो। और एट कॉस्ट प्राइस लेस डेप्रिसिएशन यानी जो उसका डेप्रिसिएटेड वैल्यू है, यानी समय के साथ जो उसके मूल्य में ह्रास आया है, वो वाला वैल्यू, यानी समय के साथ उसका दाम कम हो गया, वो वैल्यू। और एट कॉस्ट प्राइस यानी कितने में ख़रीद के लाए थे वही वाला कॉस्ट प्राइस। या फिर एट रियलाइजेबल वैल्यू लेस डेप्रिसिएशन, यानी मार्केट का पहले तो ये समय के साथ इसका भाव कम हुआ, और ये भाव कम होने के बाद भी जो मार्केट में रेट चल रहा है वो, और मार्केट में जो रेट चल रहा है उसमें ये बिक गया, वो रियलाइजेबल वैल्यू जो मतलब बिक जाएगा इतने में, वो वैल्यू लिखा जाता है फिक्स एसेट्स का। तो इसका आंसर होगा एट रियलाइजेबल वैल्यू लेस डेप्रिसिएशन। अब आते हैं आपके 34 नंबर क्वेश्चन, यानी 34 नंबर क्वेश्चन पे। पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सी पार्टीज, यानी कौन कौन से लोग इंटरेस्टेड होते हैं, यानी किनके लिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट
तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट मैनेजर्स के लिए, बी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, सी क्रेडिटर्स के लिए और डी ऑल ऑफ दीज। यानी मैनेजर्स जो कि इंटरनल लोग होते हैं कंपनी के, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी जहाँ से कंपनी फंड इकट्ठा करती है, बैंक हो गया, एनबीएफसी हो गया, पीएसयूज हो गए, ये सभी चीज़ें जहाँ से वो पैसे का जुगाड़ करती है, ये सभी क्रेडिटर्स यानी आउटसाइडर्स हो गए। क्रेडिटर्स यानी वही जहाँ से ये पैसे उठा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें, ये सभी इन्वेस्टर कहलाएंगे कंपनीज के। तो इन सभी इन्वेस्टर्स के लिए, मैनेजर्स के लिए, इंटरनल पार्टीज़ और एक्सटर्नल पार्टीज़ के लिए बनाई जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। अब आते हैं आपके 35 नंबर क्वेश्चन पे। When financial statements of two or more organizations are analyzed, it is called. When financial statement of two or more organizations are analyzed, it is called. जब दो या अधिक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किए जाएं, तो इसे कहा जाता है इंट्रा फर्म एनालिसिस, इंटर फर्म एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो या फिर दो से अधिक कंपनीज का एनालाइज किया जाता है, तो क्यों किया जाता होगा, करने का क्या कारण होगा? तो इसके सबसे मेजर कारण है कि दो कंपनीज को एनालाइज किया जा रहा है उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे, तो उनकी जो स्ट्रेंथ है, जो वीकनेस है, जो उनके थ्रेट्स हैं, ये सभी चीज़ें एनालाइज की जा रही हैं कि ये कंपनी कितनी फाइनेंशियली मजबूत है, इसके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये कितनी अच्छी वेल ड्रिवन कंपनी है, इनके मैनेजर्स कितने अच्छे हैं, इनके अकाउंटेंट्स कितने अच्छे हैं, इनकी पॉलिसीज़ कितनी अच्छी हैं। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डेटा से बहुत हद तक ये सभी चीज़ें मालूम पड़ जाती हैं। तो इसका जो उद्देश्य होगा वो क्या है? तो ये दोनों का इंटर फर्म एनालिसिस हो रहा है, इंट्रा फर्म नहीं, इंटर फर्म एनालिसिस हो रहा है, जिसके कारण एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस ये दोनों जान रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा इंट्रा फर्म नहीं होके इंटर फर्म होगा। यानी दो या दो से अधिक कंपनीज के बीच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के को एनालाइज किया जा रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। फाइनेंशियल एनालिसिस इज यूजफुल फॉर किसके लिए यूजफुल है फाइनेंशियल एनालिसिस? इन्वेस्टर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, डिवेंचर होल्डर्स के लिए। अब ये तीनों कौन है? तो इन्वेस्टर्स इसके इन्वेस्टर हैं ही, शेयर होल्डर्स भी इसके इन्वेस्टर्स ही हैं, और डिवेंचर होल्डर्स एज अ लोन प्रोवाइड किए कंपनी को, तो ये भी एज अ क्रेडिटर इन्वेस्टर हैं ये। तो ये तीनों के लिए फाइनेंशियल एनालिसिस यूजफुल है। तो इसका जो आंसर होगा डी होगा। विच ईयर कैन बी सेलेक्टेड फॉर कैलकुलेटिंग ट्रेंड परसेंटेज? तो जब भी हम अकाउंटिंग करें या फिर कुछ भी करें, तो जब ट्रेंड परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, तो ट्रेंड परसेंटेज कैलकुलेट करते समय हम बेस ईयर लेंगे। बेस ईयर लेने से ये होगा कि पहले क्या परफॉर्मेंस थी, अब क्या परफॉर्मेंस है, और आगे क्या परफॉर्मेंस हो सकती है। तो ये जो फ्यूचर फॉरकास्टिंग या फिर बजटिंग होता है ना, तो उस टाइम पे ट्रेड परसेंटेज कैलकुलेट करते टाइम बेस ईयर लेना बहुत सही रहता है, और बेस ईयर ही लिया जाता है। अब आते हैं आपके 38 क्वेश्चन पे, यानी 38 नंबर क्वेश्चन। सेल्स लेस कॉस्ट।
इसका बेस ईयर। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड sales less cost of goods sold is called operating profit, gross profit, net profit या फिर total profit। तो सेल्स माइनस कॉग्स, कॉग्स का ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का शॉर्ट फॉर्म है। तो किसी भी प्रोडक्ट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी उसमें जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, प्रोडक्ट की कॉस्ट, सेल करने में जो कमीशन दिए गए, ये सभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एडेड होती हैं। यानी सेल्स रिलेटेड कॉस्ट, सेल्स रिलेटेड कॉस्ट, सेल्स कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट दोनों इसमें इंक्लूडेड होती हैं। ठीक, तब जाके बनता है कॉग्स। ठीक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और ये जब इसमें जब हम प्रॉफिट ऐड करेंगे, प्रॉफिट, तब जाके इसमें ये होता है सेल्स, यानी सेल अमाउंट। ठीक, यानी सेल अमाउंट तब बनता है। ठीक, तो जब ये सभी चीज़ें हटा दिए जाए तो ये प्रॉफिट है। ठीक, तो यानी ये ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट क्यों? क्योंकि ये ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ये जो प्रॉफिट है, इसके बाद इस प्रॉफिट में से, इस प्रॉफिट में से टैक्स माइनस होगा, डेप्रिसिएशन माइनस होगा, ये सभी चीज़ें माइनस होगी, तब जाके ये बनेगा नेट प्रॉफिट। तो इसका सिंपल सा यही फंडा है बाबू कि ये ग्रॉस प्रॉफिट है। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, आपके 39 नंबर क्वेश्चन पे, 39 नंबर क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का कौन सा मेथड नहीं है? निम्न में से कौन सी वित्तीय विवरण की विश्लेषण की विधि नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस किया जाता है तो इसके लिए रेशियो एनालिसिस और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, ये सभी चीज़ें की जाती हैं। लेकिन ये जो कंपैरेटिव एनालिसिस है, ट्रेंड एनालिसिस है, रेशियो एनालिसिस है, ये तीनों चीज़ें भी इसमें इंक्लूडेड होती हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस में दो स्टेटमेंट्स को कंपेयर किया जाता है। ट्रेंड एनालिसिस में ट्रेंड को कंपेयर किया जाता है, बेस ईयर लेके ट्रेंड रेशियोज़ कैलकुलेट किए जाते हैं। और रेशियो एनालिसिस में दो स्टेटमेंट्स के जो होते हैं उनको रेशियो में प्रोपोर्शनेट करके रेशियो निकाला जाता है कि ये किस ट्रेंड में आ रहा है। ठीक, लेकिन जो कैपिटलाइजेशन मेथड है ये गुडविल का मेथड है। कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैलकुलेट किया जाता है पार्टनरशिप अकाउंटिंग में। तो इसमें सही आंसर कैपिटलाइजेशन मेथड है। अब आते हैं आपके 40 नंबर क्वेश्चन पे, 40 नंबर क्वेश्चन पे। 40 नंबर क्वेश्चन, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मोस्टली प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? तो कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट होता है। वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट क्या? जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन देखे उसमें एज़ पर कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक
वर्टिकल फॉर्मेट बैलेंस शीट के लिए दिया गया है। यह बैलेंस शीट पहले लायबिलिटी, फिर उसके बाद से एसेट, ऐसे करके नीचे बनेगा, साइड बाय साइड नहीं बनेगा। तो यही है कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसमें परसेंटेज फॉर्म में बनाया जाता है। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मोस्टली प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेजेस। तो अब आपकी वीडियो अच्छी खासी बन चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और आप सबका एग्ज़ाम अच्छा जाए। धन्यवाद।